हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम पॉइंट। और आज हम थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो यूनिट है उसका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। वी डिस्कस इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑल्सो हम जानेंगे व्हाट आर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। और जितने भी टर्म है सारे की सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या होती है और फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की मैं बात कहूँ तो ये रेफर करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। आपने इसकी अगर रिएक्शन देखी हो तो ये कुछ ऐसी होती है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि एसिटिक एसिड कुछ पार्ट में डिसोशिएट हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर से किसमें चेंज होना शुरू हो जाता है, रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होता है, के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो क्या बताता है, इस रिएक्शन को बताता है कि कितना प्रोडक्ट बन चुका है और कितना वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, के इक्विलिब्रियम। तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो इस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इस के पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। और डील किससे करती है ये, अब देखिए, खुद देखिए, बॉन्ड एनर्जी से। अब कितना बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ी होगी किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस पर डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे कोई स्पीशीज कितनी स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, उस पर डिपेंड करेगा। और रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है कि कोई स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है, या यूं कहें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल पे कौन डिपेंड करती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब आगे देखेंगे हम इसको कैसे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डील करती है विद द रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है। एंड मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से हो रही है, किस पाथवे को फॉलो कर रही है, किस इंटरमीडिएट स्टेज को फॉलो कर रही है, वो कौन बताएगा, काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ हमने क्या समझा कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो किसी मूविंग चीज के बारे में नहीं बताती। वो क्या बताती है कि कोई स्पीशीज कितनी स्टेबल है जब वो किसी एक स्टेज में है कंपैरिजन टू अदर स्टेज। लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या बताएगी, वो ये बताएगी कि कितना क्विकली या कितना स्लोली कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ठीक है। अब देखिए, ए है, ये ए कितना ज्यादा स्टेबल है, कितनी एग्जिस्टेंस उसकी स्टेबल है, वो कौन सी बताएगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताएगी। बट ये ए से बी में किस स्पीड से चेंज हुआ, स्लो हुआ या ज्यादा स्पीड से हुआ, वो कौन बताएगी, काइनेटिक स्टेबिलिटी बताएगी। काइनेटिक बताएगी रिएक्शन की स्पीड और थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगी, उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की जब कब आती है, जब कंपाउंड एग्जिस्ट करे किसी स्टेबल कंडीशन में, या फिर हम क्या कर सके, उसको स्टोर कर सके बहुत ही लंबे समय तक। मतलब ए कोई स्पीशीज है, वो या तो क्या हो, एग्जिस्ट करती हो, और या हम उसको क्या कर सके, लंबे समय तक कहीं पे स्टोर करके रख सके। अब जैसे मैं कहूं आपको कि मेरे पास बी है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा, नहीं। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो काहे का थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट करते हैं, स्टेबल और जो अनस्टेबल थर्मोडायनेमिक टर्म है वो रेफर करती है उस स्पीशीज की टेंडेंसी पे कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। यही मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कोई स्पीशीज ए है, एग्जिस्ट करती है, स्टोर कर सकते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबल। बट एक स्पीशीज बी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो क्या है, थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल है। ओके, अब बात करें अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की, वो क्या है, मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एज इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, एसिटिक एसिड का, कि कुछ बना होगा और बनने के बाद फिर से वो किस में चेंज हो रहा था, रिएक्टेंट में चेंज हो रहा था। तो किस एक्सटेंट में वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई होगी, वो कौन बताएगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताएगी। जैसे कि मैं एक फिर से बताऊं आपको, एसिटिक एसिड की हमने बात की थी, सपोज कर रहे हैं, मैं सपोजिशन बता रही हूँ, एक्चुअल नहीं, फैक्ट नहीं बता रही, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए जब ये रिएक्शन हो रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन की, तो क्या हुआ, ये 25% बना,
और 25% बनते ही ये किसमें चेंज होना स्टार्ट हो गया, रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, क्योंकि ये तो बना ही बहुत थोड़ा था और जो बन रहा है वो फिर से किसमें चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो ये कैसे हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मैंने बुक से डाटा लिया है, ये सिर्फ मैंने समझाने के पर्पज से आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या बताएगी, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन बताएगी। इफ द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल और आयन और लिगेंड के बीच में अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा। सीधी सी बात है, ये एक मेटल है और ये लिगेंड है। अब मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बनेगा, और प्रोडक्ट जितना अच्छा बनेगा उतना ही तो ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा बनेगा उतना ही क्या होगा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों होगी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, क्योंकि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CuNH3 4 2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और NH3 और स्टिक्योमेट्रिक में क्या आ जाएगी, पावर 4 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज्यादा के इक्विलिब्रियम बनेगा, और जितना ज्यादा के इक्विलिब्रियम बनेगा उतना क्या होगा, प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देख सकते हैं 4.5 × 10⁻21 है, जो कि क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। ज्यादा वैल्यू है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल, अगर कम वैल्यू है तो थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए Ag, सिल्वर ने NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और सिल्वर ने साइनाइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1.6 × 10⁻7 है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 5.4 × 10⁻18 है। अब आप खुद बताइए कौन थर्मोडायनेमिक स्टेबल है, जिसकी के वैल्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है, और इसकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा Kd से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये रेसिप्रोकल होगा किसका, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। तो Kd बराबर होगा किसके, 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैंने आपको ये केस एग्जांपल कराया था कि जहां पे हमने Ks निकाला था, कितना था, 4.5 × 10⁻21। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो आप क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, जो कि आपके पास आंसर आएगा 2.22 × 10⁻22। तो जितना, अब देखिए जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उतनी ज्यादा क्या थी, स्टेबिलिटी थी। बट डिसोसिएशन कांस्टेंट तो क्या है, इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है। तो ये जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, या हम अपोजिट कह सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Kd उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। अब अगर बात करें काइनेटिक स्टेबिलिटी की, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी हम दो टर्म से बताते हैं, एक लेबाइल और एक इनर्टनेस। एक एबिलिटी किसी कॉम्प्लेक्स की क्विक एक्सचेंज कर लेना अपने लिगेंड्स को किसी और लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसको हम क्या कह रहे हैं, लेबाइल ऑफ कॉम्प्लेक्स या लेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैं एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास एक मेटल है M, यहाँ पे एक मेटल है M, उसके पास 4 लिगेंड है। सपोज कीजिए 4 लिगेंड है, 1 2 3 और 4, और एक लिगेंड है 5th वाला, वो यहाँ पे आना चाहता है। जितना जल्दी 5th इसको रिप्लेस कर देगा, अगर जल्दी कर देगा तो वो क्या होगा, लेबाइल होगा। लेकिन अगर ये L5 किसी को रिप्लेस नहीं कर पाया तो ये स्पीशीज क्या होगी, इनर्ट होगी। डेफिनेशन पढ़िए, दोज कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आर रैपिड, मतलब कोई किसी को सब्सटीट्यूट करके अपने उसकी जगह ले लेगा तो वो तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर सब्सटीट्यूशन स्लो हो या फिर हो ही ना तो वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे कहलाएंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे, ठीक है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी कैसे आती है, रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है कि कम है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, Ni2 पॉजिटिव प्लस 4Cn, यहाँ पे हमें मिल रहा है NiCN4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे बीटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻21, ठीक है। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए अब ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है प्रोडक्ट। बट हमने यहाँ पे C12 कार्बन था और हमने इसको एक साइनाइड को C14 वाले कार्बन से रिप्लेस कर दिया। अब ये रिएक्शन बहुत जल्दी से हो गई, वेरी फास्ट हुई। अब रिएक्शन जितनी जल्दी होगी
जितनी जल्दी होती है वही उतना क्या होता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ये जल्दी नहीं होती या होती ही नहीं तो ये कैसा होता है, काइनेटिक इनर्ट होता। ओके, तो होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सजेशन दें कि आपको और किस नए टॉपिक पे हम वीडियो बना के दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।